हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम वीडियो में देखेंगे अगले क्रम में ग्रेविटेशन का जो हम लोग पढ़ा था केप्लर्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज फार्मुलेटेड बाय सर इसाक न्यूटन, जो थे 17th सेंचुरी में जो है इन्होंने बनाया था। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ मास में इन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब है कि इसको पहले समझते हैं बच्चों। जैसे हम ये मान लें कि हमारी टू बॉडी है, एक बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ है। अगर इसका हम m1 मास ले लें, इसका m2 मास ले लें, तो जो न्यूटन्स ने हमको बताया कि इन दोनों बॉडी के सेंटर से एक हम दूरी मान लेते हैं बच्चों। इस तरह इस दूरी को हम लिखते हैं r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल लेटर मान लेते हैं, इसमें स्मॉल लेटर माना गया है। m1 m2 हो गया। तो जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ इसका बना, इन्होंने स्टेटमेंट जो लॉ के बारे में दिया कि एवरी पार्टिकल्स मैटर द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विथ द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट देयर मासेस। मतलब दोनों मासेस का प्रोडक्ट, यानी m1 और m2 का प्रोडक्ट हो जाएगा एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो फोर्स क्या क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2 के हो जाएगा और जो डिस्टेंस का रहेगा उसके जो है स्क्वायर का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हम दोनों को कॉमन करके, इकट्ठा कॉमन करके लिखें तो लिखा जा सकता है F इक्वल टू, अभी यहाँ पर प्रोपोर्शनल ही रहने देते हैं, m1 m2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। अब इस अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं बच्चों, तब हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जो हम g लिखते हैं m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही g हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, मैथमेटिकल फार्मूले की बात करें बच्चों, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, यही जो स्टेटमेंट आया था उसी स्टेटमेंट से ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला बना। अब F जो हमको कहाँ से प्रकट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, उसके जो यूनिट में जो आएगा बच्चों न्यूटन में आएगा, उसको n से हम लिखेंगे। और जो कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो इतना है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 क्या है, दो मास रहेगा ऑब्जेक्ट का, और ये सदैव हमको किलोग्राम में ही रखना है। कभी भी हम सवाल लगाएंगे बच्चों तो किलोग्राम में ही रखेंगे। आर हमारा क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू मासेस जो रहेगा, डिस्टेंस हमारी सदैव हम किस में रखेंगे, मीटर में हम रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम की पॉइंट की बात करेंगे। जो फोर्स हमारा लगेगा टू बॉडी पे, बोथ मास एक्सपीरियंस सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी जब फोर्स की हम बात करेंगे तो जब दो बॉडी है आपस में, तो जिसका फोर्स लगेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बल्कि सेम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन की कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। यानी F जो इधर से F फोर्स ये लगाएगा तो ये भी बॉडी F फोर्स ही लगाएगी। इस तरह हम इसको समझेंगे। इट्स यूनिवर्सल लॉ अप्लाई एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्सल लॉ बना, ये यूनिवर्स है, मतलब प्रत्येक जगह पर प्रयोग आता है। फोर्स एक्ट अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन सेंटर टू मासेस।
फोर्स कहाँ पे काम करेगा, दो मासेस के बीच की जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन पर फोर्स काम करता है। इट एक्सप्लेन नॉट ओनली वाई एप्पल फॉल्स टू ग्राउंड, यह केवल जैसे सेब को ज़मीन पे गिरने पर ही नहीं है, बल्कि जो है प्लानेटरी में भी, ऑर्बिटल में भी आप देखते हैं, टाइड्स हो गया और मोर जितने भी दिया गया है सार्वभौमिक पूरे यूनिवर्स में ये लागू होगा। तो हर जगह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बच्चों इसका हम करेक्टर की बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या करेक्टर हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स ओनली, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। कहने का अर्थ ये क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा वो हम मान लेते हैं या दो फोर्स है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा, यानी ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्टिंग रहेगा। नो रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कोई इसका रिपल्सन फोर्स नहीं होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। एक्ट बिटवीन एनी टू मासेस, किसी दो मास के बीच में जो है जो कार्य करेगा वो केवल मास से, विथ मास से मतलब है। किससे मतलब है? विथ मास से मतलब है। रिगार्डलेस देयर साइज, उसके साइज से कोई मतलब नहीं है। इवन वेरी स्मॉल मासेस एग्जर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स दो इट्स ऑफ्टन नेग्लेक्टेबल। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मास उसका बहुत छोटा हो गया है तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है निगलेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो इस तरह हम इसको समझेंगे। तीसरा की पॉइंट क्या आता है इसका, प्रोपोर्शनल टू द मासेस, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, यानी दो मासों का डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है हमको प्राप्त होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। अब आगे हम इसमें देखते हैं बच्चों, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, अगर उसका स्क्वायर डिस्टेंस है तो जो फोर्स डिक्रीज रैपिडली होगा, यानी फोर्स क्या होगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, उसका रैपिडली डिक्रीज विथ डिस्टेंस के साथ बहुत ज़्यादा जो है रैपिडली जो है कम होगा। वेयर आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू मासेस, जो दो मास के बीच की दूरी आर हमारा रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग रेंज फोर्स की बात करेंगे बच्चों, इट कैन एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस, अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस में है, सच एज बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, जैसे हम किसी ग्रह या प्लैनेट या स्टार की बात करेंगे तब उसमें बहुत बड़ी डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है। देयर इज नो कट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का कोई कट ऑफ नहीं होता है। द फोर्स नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो, इसीलिए फोर्स कभी जो है जीरो नहीं हो सकता है। वीकेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स का वीकेस्ट क्या है, कंपेयर अगर हम करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें या वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ग्रेविटी इज़ द वीकेस्ट। ग्रेविटी फोर्स उन सब में क्या है, वीकेस्ट है। बट डोमिनेटेड ए लार्ज स्केल, इट कम्युलेटेड ए लॉन्ग रेंज नेचर, लेकिन इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर में होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। अगला देखते हैं सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट अलॉन्ग द ज्वाइनिंग लाइन द सेंटर ऑफ टू मासेस, जो दो मास का सेंटर की जो लाइन रहेगी वही जो है इसका सेंटर फोर्स, वही लाइन सेंटर फोर्स की होगी। इट्स रेडियल फोर्स डिपेंड्स ओनली द डिस्टेंस, ये केवल डिस्टेंस पर निर्भर करेगी, नॉट ए डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करेगी। इसको हम ध्यान रखेंगे। अब अगला हम क्या देखते हैं इसका करेक्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर है, जैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या है, कंजर्वेटिव है। मीनिंग वर्क डन बाई और अगेंस्ट डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसे हम कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़े थे कि जब वर्क डन किया जाता था तो केवल उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता था। दिस अलाउड डिफिनीशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका डिफिनीशन हम अभी आगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। और ये यूनिवर्सल फोर्स कैसे है,
अफेक्टेड ऑल ऑब्जेक्ट विथ मास रिगार्डलेस कंपोजिशन और लोकेशन, ये केवल ऑब्जेक्ट के मास को इफेक्ट करता है। तो ये हमारा एक तरह से यूनिवर्सल फोर्स है। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कैसे हमको मिला, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट जी फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, यानी न्यूटन्स के लॉ में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का प्रयोग किया गया है, ये सिस्टमेटिक ड्राइंग जो है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हें एक्सपेरिमेंट करके और वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इतनी बताया था। तो रोल ऑफ न्यूटन्स लॉ यहाँ पर हम जिक्र करेंगे बच्चों कि जो उन्होंने एक फार्मूला हमको दिया था, जी यम कैपिटल यम अपान डी स्क्वायर यल और बराबर के इंटू थीटा। तो यहाँ पर जितना दिया थीटा एंगल पे घूमा है, तो यहाँ पर ये डी जो दिया हुआ है यहाँ पर सब वही है, आर रेडियस है और डी हमारा यहाँ पर यानी कितना जो है डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, जैसे मास पहले यहाँ था घूम के यहाँ आ गया, तो ऐसे ये घूमना ऐसे प्रारंभ कर दिया मास। तो फोर्स जब इसमें हम देखेंगे तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो है जी का मान यहाँ पर प्राप्त किया था। तो ये वाला मान जो हम देख रहे हैं बच्चों, कभी कभी एग्जाम में इसका भी मान हमको निकालने को आ जाता है। यल हमारा क्या है बच्चों, यल को हम लिख सकते हैं, यल इज द लेंथ ऑफ लाइट राड। ये जो लाइट का राड ये जो है, ये लाइट का राड जो हमारा है L/2, यानी इधर से इधर आधा इधर से इधर आधा, L/2 यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये पूरा जो लाइट का राड है उसको जो है यल को लिखा गया, ये लेंथ है। और m1 m2 यानी मास हमारा m1 m2 है, ये दोनों मास का मान है। रोल ऑफ न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन की हम बात करें बच्चों, तो इसको भी हम अभी पढ़ चुके हैं, m1 m2 और इसको पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की बात हम करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, कक्षा 9-10 से पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दिस इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाई एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस। एज्यूम करें कि कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। बच्चों मान लेते हैं कि हमारा कोई ये अर्थ है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, और एज्यूम करेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो फार्मूला जी का जो हमको मिला है, जी बराबर जो हमारा फार्मूला है यहाँ पर G/r², इसको हम पहले ड्राइव कर लेते हैं बच्चों, कैसे प्राप्त हुआ। ड्राइवेशन करेंगे, यहाँ पर देखते हैं न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में हमने फोर्स को अभी पढ़ा बच्चों, F बराबर G/m/r²। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारी अर्थ है, यम मास की अर्थ है, और एक स्मॉल यम का हमारा जो है कोई पार्टिकल्स है। तो दोनों की दूरी अगर हम मान ले बच्चों r दूरी पर है, तब यहाँ पर ये फार्मूला F का हमको प्राप्त हो जाता था। तो F बराबर हम लिखते थे G/m/r² लिखते थे। इसको हमने पढ़ चुके हैं बच्चों पीछे। अब फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे, जो फोर्स F बराबर mg नहीं मिलेगा, तो दोनों फोर्स सेम रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा, तब दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से यम कट जाएगा, तब यहाँ से हमको जी का जो मान आया बच्चों, यहाँ से हमको जी का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं बच्चों कि जो फार्मूला जी का जो हम देखे हैं कि जी बराबर इतना दिया है, तो यहाँ पर जो जी का मान आएगा वो कैसे आएगा उसको थोड़ा सा हम सीखते हैं। यहाँ पर अगर जी के मान में हम सब वैल्यू पुटअप कर दें, G/m/r² में रख दें, तो जैसे जी का मान हमारा 6.67 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-11 और इंटू यम का मान कितना दिया है, कैपिटल यम का मान 5.97 इंटू 10⁻24 अपान जो है पूरे का हो जाएगा ये r² 6.37 इंटू 10⁻6 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब पूरा कैलकुलेशन करके हल करेंगे बच्चों तब ये लगभग जो है आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमको g का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम ड्राइवेशन कर चुके हैं बच्चों। अब ड्राइवेशन के बाद हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी का वेरी कैसे करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पार्टिकल्स की हम बात करें कि अगर हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, हाइट में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तब ऊपर जाने पर भी जी का मान घटेगा। और अगर हम धरती के अंदर जा रहे हैं, नीचे हाइट में जा रहे हैं, तब भी जी का मान घटेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमारी अर्थ परफेक्ट जो है गोला नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। जी इज हाइयर एट पोल, जी पोल पर हाई रहेगा और इक्वेटर पर जो है लो रहेगा ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड शेप, यानी शेप और रोटेशन के कारण जो है जी पर प्रभाव पड़ रहा है। लोकल जियोलॉजी की हम बात करेंगे बच्चों तो माइनर वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन अर्थ क्रस्ट, हमारे धरती में अर्थ क्रस्ट का डिफरेंट डेंसिटी मिलेगा, उस पर भी निर्भर करेगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब डेंसिटी की बात करें यहाँ बच्चों तो डेंसिटी को हम यहाँ से मिटा के देखते हैं, यहीं पे डेंसिटी की हम जिक्र कर लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों जी बराबर जैसे हमारा होता है Gm/r² होता है, ये कैपिटल एम है। तो अगर हम मास को लिखेंगे बच्चों तो मास बराबर लिखा जा सकता है वॉल्यूम गुणे डेंसिटी, ये फार्मूला होगा। अगर हम उसको स्फीयर मान लें, पूरे बॉडी को स्फीयर मान लें तो लिखा जाएगा 4/3 πr³ और डेंसिटी का जो हमारा होता है सिंबल, इस तरह डेंसिटी को रो से हम प्रकट कर लेंगे। तब इसको लिखा जा सकता है G गुणे 4/3 πr³ और इंटू हमारा ये रो हो जाएगा अपान r²। इसको भी कैपिटल में ही मानते हैं क्योंकि हमने जो है कैपिटल में लिया है। अब r से r एक कट जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा G। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 4/3 πr रो और G, ये हमारा G का मान प्रकट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने लिखा लोकल जियोलॉजी में कि अर्थ क्रस्ट की जो डेंसिटी डिफरेंट है उस पर भी जो है माइनर वेरिएशन आएगा, क्योंकि जी का मान जो है उसके डेंसिटी पर भी प्रभाव डालता है। तो यानी हम जी का मान 2 हमको मिला, एक ये हमारा मान मिला निकालने का, दूसरा जी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम बच्चों जो है इसको समझ सकते हैं। अब इसमें आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। यूज ऑफ फ्री फॉल इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आपको जो है फ्री फॉल होने के लिए बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है, यहाँ पर फ्री फॉल हो रही है, जब फ्री फॉल हो रही है और t समय में हमको उसकी वेलोसिटी निकालना हो तब हम इस समीकरण का प्रयोग करके निकाल लेंगे। क्योंकि जो बच्चों जो फ्री फॉल होगा तो जो हमने मोशन का समीकरण पढ़ा था v बराबर u + gt हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो v बराबर gt प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये हमारा v बराबर gt जो यहाँ पर बना है, यही को हम लोग जो है t समय में वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे। अगर समय दिया है तो हम इस समीकरण से दूरी भी निकाल सकते हैं। अगर समय नहीं दिया है, केवल डिस्टेंस दिया है, तब हम यहाँ से वेलोसिटी का प्रयोग कि वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे दिया रहेगा प्रश्न की कंडीशन, इन तीनों समीकरण को हम ध्यान से रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे और समझ लेंगे।
तो बच्चों यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी की हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस अर्थ इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, द फॉलोइंग फार्मूला। इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। तो बाकी वही सब है, जी का मान इतना है, कैपिटल जी का मान इतना है, एम अर्थ का इतना होता है, अर्थ की रेडियस इतनी होती है, इन सबको हम देख चुके हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।